अस्सलाम वालेकुम। 3-4 बहुत आम खबरें हैं। अगर सर फहरिस्त लिया जाए तो आज के अखबारात में आप एक लीड स्टोरी आज आप पढ़ी होगी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या वजह सामने हो सकती है? सबसे जो एक आम तासुर मौजूद है सियासी हलकों में, वो तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब हर वो काम करने पे आमादा होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और वो यस मैन के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसमें किसी मामले के अंदर भी रुकावट बनना या ना कहना उनको पसंद नहीं है। नवाज़ शरीफ उसके बरखिलाफ़, उनकी अपनी बैकग्राउंड तो वही थी, वो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया के साथ उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ था, और फिर IGI के क़याम तक उसके अंदर भी हमें कोई और तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन 90 की दहाई के अंदर जब उनकी हुकूमतें गिराई गईं तो उसके अंदर हमें नवाज़ शरीफ बाद इशू के ऊपर स्टैंड लेते नज़र आते हैं, और फिर 12 अक्टूबर 99 के बाद से उनका बयानिया कुछ और बदल गया। फिर 2017 में जब उनको पनामा और इकामा इस फसाद के अंदर निकाला गया तो फिर वोट को इज़्ज़त दो के नारे भी उन्होंने लगाए। पाकिस्तान लंदन से वापस जब वो आए तो दोबारा उन्होंने रास्ता इस्टेब्लिशमेंट की मदद का इख्तियार किया, लेकिन अभी भी उनके अंदर कहीं वो अड़फस वाली सलाहियत मौजूद है। तो इसहाक डार साहब की तैनाती बज़ाहिर तासुर ये मौजूद है कि नवाज़ शरीफ ने एक अपनी सोच का बंदा या अपने करीब बंदा उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के सियासी मामलात और इक़्तिसादी मामलात के ऊपर नज़र रखने के लिए अपना एक राइट हैंड मैन वहाँ पे प्लेस कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर लगने की बारी आई तो उस वक्त भी डार साहब नवाज़ शरीफ की नंबर 1 चॉइस थे, लेकिन डार साहब ना शहबाज शरीफ की नंबर 1 चॉइस है। ये शायद बहुत से लोगों के लिए एक अचंभे की बात होगी। डार साहब को शहबाज साहब पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते, उनके दरमियान में फ़ासला मौजूद है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी शायद उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, इसीलिए औरंगज़ेब साहब का रास्ता निकला, और औरंगज़ेब साहब इस वक्त वज़ीर ख़जाना है। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब ना नवाज़ शरीफ के बंदे हैं ना शहबाज शरीफ के बंदे हैं, उनकी तैनाती भी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से हुई। तो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार नहीं मिला, उनको वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान को नवाज़ दो, ये नारे लगा के बहुत सारे लोगों ने शायद इस मामले के अंदर ट्रैप किया है, लेकिन एक्चुअली उनको इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो इलेक्शन के अंदर अक्सरियत नहीं हासिल कर पाई, ये रियलिटी है, और जितनी सीटें उन्होंने हासिल की हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूक व शुबहात हैं, और जेन्युइन शकूक व शुबहात हैं। फॉर्म 47 और 45 जब रात 9 बजे 8 तारीख की रात को नताए जाना रुके थे, उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान को इल्म है। तो नवाज़ शरीफ इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां उनको अपनी अगर सियासत को बहाल करना है पंजाब के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि एक तरफ डिलीवरी हो रही हो, लोगों को निज़ाम हुकूमत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा हो, इक़्तिसादी मामलात भी संभाले जा रहे हो, और सियासत के ऊपर भी उनकी गिरफ्त मजबूत हो। आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने पार्टी मामलात के अंदर भी हो सकता है दोबारा सदारत संभालें, और पार्टी का कंट्रोल भी अपने हाथ से, अपने भाई की बजाय अपने हाथ में लेना दोबारा पसंद करें। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जजेज़ के हवाले से। जिन 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, ये हो नहीं था सकता कि उनमें से किसी ना किसी का कोई स्कैंडल मंजर आम पर ना आए। तो सबसे पहले बाबर सत्तार निशाने के ऊपर मौजूद है। बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है, और पाकिस्तानी कवानीन की रोशनी में ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो जज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसलिए बाबर सत्तार हाई कोर्ट के जज लगाए गए। कदगन होती, पाबंदी होती तो वो हाई कोर्ट के जज ना लगाए जाते, कानूनन अगर पाबंदी होती। ज़ाती तौर पर मैं अपनी राय दूँ तो मेरी राय में 3-4 ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसके अंदर आप पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जजेस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जर्नल्स को शामिल कर लें, और उसी के अंदर मीडिया एंकर्स, मेरे जैसे एंकर्स जो बैठ के यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, इनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड या कोई और कार्ड नहीं होना चाहिए। ये मेरी पोजीशन है ज़ाती राय में। तो लेकिन अगर पाबंदी हो तो फिर तो पाबंदी का इतलाक़ होना चाहिए। अगर पाबंदी ना हो तो किसी को कहें कि भाई तेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, तो पाबंदी है तो आप उसको हटा दें, पाबंदी नहीं है तो फिर पाबंदी नहीं है। तो उसको स्कैंडलाइज करना 6 जजेस का ख़त जो था वो एक बुनियादी सबब है जिसके बायस वो निशाने के ऊपर है। हालांकि मेरे ख्याल में जिसने चंद एक जो बहुत अपराइट जजेस हैं ना, उनमें से एक बाबर सत्तार है, और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत तरसा वो मीडिया के अंदर कॉलम भी लिखते रहे, हम अपने प्रोग्राम में भी उनसे उनके जज बनने से पहले उनको दावत देते थे, वो आते थे। तो मुझे उससे बेहतर अपराइट आदमी नहीं लगा जिसकी लीगल ओपिनियन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने की पाकिस्तान में बहुत थोड़े बंदों के अंदर हिम्मत होती है, अक्सर की टांगें कांप जाती हैं, उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद है। तो इसलिए बिला वजह किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कवानीन की रोशनी में पाबंदी लगा दें, फिर उसको छोड़ना होगा तो छोड़ दें, नहीं छोड़ना होगा तो घर चले जाएगा, दोनों में से एक चॉइस तो वो कर लेगा ना। इस तरह मीडिया के ऊपर कैंपेन करके किसी को गंदा करना दुरुस्त नहीं है। आज FIA और कुछ दीगर ने जब उनके ऊपर इतराज़ात उठाए तो उन्होंने जुर्माना लगाकर उनको वापस भेजा, तो दुरुस्त काम किया बाबर सत्तार ने। मेरे ख्याल में ऐसा ही बोल्ड पोजीशन लेनी चाहिए। अगर वो डरेंगे तो डरने वाले को और डराया जाता है, इसलिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप राइट पे हैं, दुरुस्त पोजीशन पे खड़े हैं, तो अपना स्टैंड लें, कमज़ोर मत पड़ें। एक आपको मौलाना फजलुर रहमान का आज पहले स्टेटमेंट सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं जो आपके मातहत होने चाहिए थे, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? मैं तो आज भी कहता हूँ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ें और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के जो लबो लहजा है उसके अंदर इमरान खान वाले जुमलों की जो हमें रमक नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, उन्हीं को हुकूमत दे दें। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत वक्त से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उनकी तरफ से बातचीत के ढेरों ढेर बयानात आ रहे हैं। असल में वो बातचीत फ़ौज से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप 4, 6, 8 किस्म के मुख्तलिफ बयानियाँ हमारे सामने रख रही है। जी, आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और शजील मेमन साहब हैं वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। PTI से मुज़ाकरात क्या स्टेटस क्या है? इरफान साहब ने भी बयान दे दिया, कई और राना साहब के भी बयान आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के भी तज़किरे हो गए, किससे कौन बात करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरा ख्याल है जो इरफान सिद्दीकी साहब के आपने अभी बयान चलाया या लार्जर बात जो हमारी जमात करती है वो ये करती है कि कोई भी इशू हो उसके ऊपर सियासी जमातों ने बात आपस में ही करनी है और हम सब के नज़दीक तो उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान ही है। अब आपके इसी शो पे ही गालिबन बैठे हुए शहरियार अफरीदी साहब ने वो बात की जिसकी अभी आपने क्लिप चलाई। ये इनकी एक सोच की अक्कासी करता है और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता काफ़ी सालों में बतौर वज़ीर आज़म भी और उसके बाद भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने की शायद सलाहियत या काबिलियत या सोच रखते ही नहीं है। तो देखिए बार बार और इसके मैं आपको सिर्फ अभी 2 मिसालें दूंगा। एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में जो आर्मी चीफ ने दी थी। उस टाइम पे भी जो एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होनी थी उसमें इमरान खान साहब सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी उधर मौजूद होना है और वो अपोजिशन के साथ प्राइम मिनिस्टर उससे एब्सेंट रहे। जी, आर्मी चीफ ने वो ब्रीफिंग दी, DJI ने दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट रहे और इस तरह के वाकयात पे भी वो ना बैठ सके। दूसरा वाकया मैं आपको बताऊंगा जो इस तरह के माहौल में भी 16 माह की हुकूमत के अंदर भी 9 मई के गालिबन शायद बाद या पहले जी ये तो आप बेहतर बता सकेंगे, मगर जब इलेक्शंस की डेट के ऊपर दोनों जमातों की टीमें बैठ गई थी पार्लियामान में तब भी हाथ इमरान खान साहब ने खींचा। तो देखिए ये एक हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामान वो फोरम है जहां पे आप दहशतगर्दी के इशू पे भी बात करें, जहां पे मईशत पे भी बात करें, जो इश्यूज आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उस पर भी बात करें, मगर जगह भी वही है और तरीक़ाकार भी वही है। और हम कोई इमरान खान की ना पसंद में ना खौफ में, मगर हम समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए वो आप लॉज अमेंड कर रहे थे, वो कौन सा था जी वो लॉ जिसपे ब्लैक लिस्ट में हम डले हुए थे, उससे निकालने के लिए वो डायलॉग के लिए टीमें सियासत की PMLN की भी और PTI की भी JHU जाया करती थी। नहीं, एक तो वक्त था जी जहाँ पे मुझे याद है स्पीकर हाउस में भी कुछ डिस्कशंस हुई थी, फिर उन्होंने गलत बयानी करके PTI वालों ने वो भी उसको भी मुतनाज़ बना दिया था। तो काफ़ी एफर्ट्स हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इलेक्ट होने के बाद अब भी आपको याद है कि उन्होंने मफाहमत का हाथ बढ़ाया है, मगर मफाहमत का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई NRO मिल जाए या केसेस में फैसले, वो तो कोर्ट्स ने फैसले करने हैं, मगर ओवरऑल मुल्क के ऊपर डिस्कशन के लिए, कौमी मसाइल के ऊपर डिस्कशन के लिए जो आपके खदशात हैं, इवन अगर आपके इलेक्टोरल मामलात के ऊपर भी कोई बातचीत, अगर आप कोई रिफॉर्म समझते हैं, बात करने का मकसद ये है कि डायलॉग अगर इनिशिएट होना है तो सियासी जमातों ने ही इशूज़ के ऊपर आपस में बात करनी है और उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान है। वलीद साहब आप बताइएगा, फ़ौज से मुज़ाकरात या हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात, किस से मुज़ाकरात करेंगे? देखें जी, आपने जो कुछ अभी क्लिप्स भी चलाए हैं उसमें 2-3 बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं और उसमें सब एक ही आवाज़ से बोल रहे हैं, और वो ये है पहली बात कि मुज़ाकरात से कतई तौर पे कोई इनकार नहीं है PTI की तरफ से एक्सक्यूज़ मी, और दूसरा ये कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तीसरी, अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो वो किसी किस्म के वो खुफिया या अंडर रैप्स किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो एलानिया होंगे और सबको एतमाद में लिया जाएगा, पब्लिक एट लार्ज को।
चौथी बात यह कि PTI के किसी नुमाइंदे, किसी पार्लिमान के मेंबर, किसी ओहदेदार को इख्तियार नहीं है कोई मुज़ाकरात करने का। वो अबानी चेयरमैन ने आज वाज़े किया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तर्जुमान होंगे और वही सबको एतमाद में लेकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रऊफ़ हसन साहब का क्लिप दिखाया, ये बात जो है वो 8 फरवरी और उसके अगले चंद दिनों में ही जब जिस भी किस्म के मस्ख शुदा नताइज सामने आ रहे थे तो और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो PTI के बैक्ड ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो उस वक्त से ही रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दी गई थी और उसको सिर्फ रऊफ़ साहब ने दोहराया है कि 3 पार्टी से बात नहीं होगी। साहब एक 3 पार्टी से बात नहीं होगी। और भी तो उसके अंदर इजाफा किया गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो हैं वो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज रब्ता करना है तो वो करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो एक प्रॉपर फोरम आपका एग्जिस्ट करता है, तो वाई नॉट विद PMLN एंड पीपल्स पार्टी। मैं आपको बता देता हूँ ना जी, ये इंडिया से तो नहीं आए दोनों। मैं तो आखिरी बात यही कर रहा था ना, आखिरी पॉइंट ही है कि 3 पार्टीज से, और मैंने कहा ना कि ये 8, 9, 10 फरवरी उसके आसपास से ये बात शुरू है वाज़े तौर पे कि PPP, PMLN या तरतीब में आप कह लें PMLN, PPP और MQMP, इन तीनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि ये इमरान खान साहब ने, और एक दिन तो ये हुआ कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर आई थिंक ये बात सुन के उनसे बाहर गए और उन्होंने कोई बयान दिया, और वो अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े खफा थे कि MQM का नाम भूल गए, वो 2 पार्टियों का नाम लिया, तीसरी का नहीं लिया, क्योंकि ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। आपकी सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाएं, यही इल्ज़ाम है ना वो कि ये खुद नहीं इलेक्शन जीते, इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके। आप इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। इस तखसीस की वजह मैं नहीं समझ सका। सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। बेनिफिशियरीज के पल्ले में है ही क्या जी, ये हमारा मौक़िफ़ है ना जी। ये जो जिसकी 20 या 15 सीटें बनती हैं उसको अगर 90 पे लेके गए हों तो उसको तो उससे बातचीत करना तो ये तस्लीम करने के मुतरादिफ है ना कि जी आप मैंडेट चोर नहीं हो, आप एक जाली हुकूमत नहीं हो, जो हम रोज़ कह रहे हैं असेंबली में, रोज़ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, रोज़ कह रहे हैं हम सड़कों के ऊपर। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक बात है जी, और मैं तायद करता हूँ इस बात की हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली कि अगर एक आइडियल दुनिया हो जिसमें आइन का ना सिर्फ आइन जो है वो स्टैचूट बुक्स पे हो बल्कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, तो बिल्कुल जी पॉलिटिकल फोर्सेस ही वो होते हैं जिनसे एक दूसरे की बातचीत होती है। लेकिन अगर ये आइडियल वर्ल्ड है तो इधर रियल वर्ल्ड खड़ी है। रियल वर्ल्ड में जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा, असल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बातचीत जो है वो ही कोई नतीजा और नताइज जो है वो बरामद कर सकती है। मसलन शर्जील मेमन साहब आप बताइएगा, आप पीपल्स पार्टी वाले बड़ी सियासी सोच रखते हैं शर्जील साहब, और आमतौर पर सियासत के अंदर मुफाहमत के लिए जरदारी साहब जाने जाते हैं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी PTI ने एक नई दीवार खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप तीनों से हो ही नहीं सकते, फिर तो आगे कहानी नहीं चलेगी। शर्जील साहब को आवाज़ आ रही? शर्जील साहब, यार शर्जील मेमन साहब को आवाज़ नहीं जा रही जी, शर्जील साहब को तो कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नदीम भाई। जी शर्जील, और जो मेहमान को भी सलाम मेरा। मैं समझता हूँ, थैंक यू आपको मेरा शर्जील साहब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आप अभी आपकी आवाज़ जो है वो हमें पूरे तरीके से समझ नहीं आ रही, या तो इनको फ़ोन पे ले लें जब तक इनका वो सेट नहीं होता, फ़ोन के ऊपर इनको कर लें। बिलाल साहब, मामला आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसे, ये तो फिर ईगोज़ दरमियान में आ गई ना कि नून लीग के साथ नहीं बैठना, वही ईगो हो गई। मैं वो जिस कानून का हवाला दे रहा था, FATF की जब कानून साजी का मसला आया था ना, तो आपस में तब भी ये दोनों जमातों की तरफ से बैठना मुश्किल हो रहा था, तो फिर पिंडी जाया करते थे मुज़ाकरात के लिए। शर्जील साहब आ गए दोबारा। शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही? शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही? शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़? जी शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। शर्जील साहब को शायद आवाज़ अभी भी नहीं जा रही जी। बिलाल साहब की तरफ दोबारा जी। FATF का मैंने हवाला इसलिए दिया कि FATF एक अफसोसनाक पहलू उसमें यह था कि आप आपस में बैठ के मामला जो पार्लिमान में करने चाहिए तो पिंडी में जाके
एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ बैठ के वो करते थे। नहीं नदीम साहब, देखिए बात ये है कि जब जो भी इंस्टेंसेस हैं उसके अंदर आप देख लीजिए कि कौन जिम्मेदार है इस तरह की। नहीं देखिए, नहीं देखिए, जब भी वेदर वी वर इन ऑपोजिशन या वेदर वी वर इन गवर्नमेंट, हमारी तरफ से कभी हाथ पार्लियामेंट के अंदर किसी डिस्कशन के ऊपर, किसी इशू के ऊपर नहीं खींचा। गवर्नमेंट में होते हुए भी पीटीआई नहीं खींचा, गवर्नमेंट के बाहर भी आज पीटीआई खींच रही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा हमारी जब ये धरने कर रहे थे 2013 से 18 की हुकूमत के दौरान, तो 3 सालों की प्रोसेस के बाद इलेक्शंस एक्ट बना था। 125 मीटिंग्स हुई थी, कमेटी की भी, सब कमेटीज़ की भी। उन मीटिंग्स के अंदर जब ये बार धरने भी कर रहे थे पीटीआई वाले, जब ये लानते भेज रहे थे पार्लियामेंट पे, तब भी हमने इनको अमल में शामिल रखा था। जब ये एक दफ़ा वॉकआउट कर गए थे तो बाकायदा वेट किया गया था कि ये पार्टी में उसमें रिटर्न करो, इनकी इनपुट के बगैर वो लॉ नहीं बनाया गया था। हमने तो उस टाइम पे भी ये सोच रखी थी। आप बरअक्स इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पीटीआई गवर्नमेंट का रवैया देख लें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड करना गवारा नहीं समझा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बालाकोट का ऑलरेडी हवाला दिया। तो देखिए, ये एक सोच की अक्कासी करता है। अब शहरियार अफरीदी साहब ने जो उस दिन आपके शो पे बात की है, वो बुनियादी बात यह है कि उस जमात को और उस बानी चेयरमैन को आदत ही इस चीज़ की है। उसको 2013 से 18 के दरमियान भी धरनों में बैसाखियों की जरूरत थी, उसको उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत थी, हुकूमत चलाई भी बैसाखियों से। आज ऑफिशियली मोहर लगा दी ना, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि इन 3 जमातों से बात ही नहीं होगी। जी तो बस एक गैर जमहूरी, एक गैर सियासी जमात है और एक ऑटोक्रेटिक माइंडसेट है। जी शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम मलिक साहब, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये शर्जील साहब बताइएगा कि पीटीआई कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से तो बात हो जाएगी, लेकिन इन 3 जमातों से बात नहीं होगी, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। तो फिर सियासी मुज़ाकरा तो नहीं हो सकते, फिर ये तो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, जब मर्जी वो बैठ जाए, जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहे वो उनसे बैठ जाए। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट मानी नहीं, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। बिल्कुल ये इन अदर वे में ये कहूँ कि ये उनका मैसेज ये है कि मुज़ाकरात किस चीज़ के, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये डायरेक्ट डील करना चाहते हैं और ये अपने लिए एक रिलीफ मांगना चाह रहे हैं अपने लीडरान के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इनको बकौल इनके कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से ही इनको शायद मिल सकता है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से क्या रिलीफ मांगेंगे? जो मामला अदालत में है, क्या उसका मोहर जो है रिलीफ के लिए वो पिंडी से एस्टेब्लिशमेंट से मोहर लगेगी उसकी कि जाए माफ किया आपको? मुझे नहीं समझ आई बात। ये सियासी कुव्वतें तो बैठ के रास्ता निकाल सकती हैं। मोहर ये चाहते हैं, यही है। देखिए, इमरान खान का झगड़ा क्या था इनसे, एस्टेब्लिशमेंट से? जब जनरल बाजवा साहब थे तब उनको इन्होंने कहा कि जी मैं आपको अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ मेहरबानी करके इस कुर्सी से ना हटाएं, इस कुर्सी से ना निकालें। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मैसेज दिया कि जी नहीं, हम जो है वो न्यूट्रल है और हम जो है अब इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, जितना आपको पाल लिया वो पाल लिया, अब मजीद आपको जिस तरह 2018 में धांधली करके हम लेकर आए, अब मजीद आपको जो है वो अब कोई हम आपके सहूलतकार नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने पूरा अपना स्टांस जो चेंज किया, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के नाम लेते रहे, टॉप लीडर, टॉप टीयर से लेके नीचे तक हर एक को कंट्रोवर्शियल करते गए, उनके नाम रखते रहे। इनकी अपने सोशल हुई खुद तकारीर में, फिर इनकी सोशल मीडिया की टीमें, फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे जो बैशिंग हुई उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट के, उन अफसरान की, उनकी फैमिलीज की, वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन शर्जील साहब, इस्टेब्लिशमेंट किसी स्टेज के ऊपर भी गैर सियासी तो हुई नहीं, ना 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ना उसके बाद। तो आप ये कहें कि वो बड़े गैर सियासी हैं, तो मैं तो इस बात को बड़ा मुश्किल है मेरे लिए मानना। तो फिर रास्ता तो आगे कैसे निकलेगा, ये भी नहीं समझना मुश्किल हो रहा है। नजीम साहब, मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर वो सब चीजों से अपने आप को दूर रख रही है तो उसको अब अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किस काम से दूर रख रही है शर्जील साहब एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को? हुकूमत साजी के अमल से या किसी और काम से? तो मेरे ख्याल वो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रहे ना, वो किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि माजी में तो इमरान खान साबित है ना। तो सर, अगर वो इंटरफेरेंस ना कर रहे होते तो शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ना होते। अच्छा नदीम साहब, मैं एक बात करूं, अगर आपको मैं एक थोड़ा ध्यान दे दूं जी। तो एक होते थे वज़ीर-ए-आज़म जिनका नाम होता था इमरान खान नियाजी जी। और वो फरमाते थे कि जी मेरे पास तो असेंबली में नंबर भी नहीं होते थे पूरे, मैं तो असेंबली में बिल पास करवाने, मेरे शायद आपके इंटरव्यू में कहा था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, उनके बंदों के नंबर एस्टेब्लिशमेंट पूरे करवाती थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना था अभी बिल्कुल माजी करीब में, तो वो तादाद भी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी करवाई थी, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। मैं एक अर्ज करूं, वो इमरान साहब कहते थे कि जी मुझे अपने नंबर पूरे करने के लिए भी, सेनेट में बिल पास करवाने के लिए भी मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद देता था। तो वो दैट कन्फेशन इटसेल्फ मैं समझता हूँ, वो कन्फेशन ही इनके लिए जो है ना, वो एक चार्जशीट है जो उन्होंने सेल्फ कन्फेशन किया हुआ है। तो अब वो क्या चाहते हैं? अब वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने, 3 पार्टी को नाम दिए। यही इमरान खान साहब फजल रहमान साहब के लिए क्या फरमाते थे आपको पता है,
महमूद खान अचकज़ई साहब की किस तरह नकलें उतारते रहते थे, आपको पता है। तो ये उस वक्त इनका क्या चांस था, और अब उनके नाम वो डिलीट, अब वो उनके महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ तो ये तहरीक चलाने के लिए तैयार है, जिनको ये क्या किस तरीके से उनकी नकलें उतारते। तो मतलब इंसान को थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, थोड़ी अपनी ग्रेस भी दिखानी चाहिए कि जी मैं अब पब्लिक के लिए क्या एक्टिंग कर रहा हूँ, और फिर अब मैं उन्हीं की मेहनत तरले उनके भी करूँगा, यार मेहरबानी करके मेरे साथ कुछ आप लोग जो है वो शामिल हो जाएं ताकि मैं कोई तहरीक चला सकूँ। तो ये सब चीज़ें अयान है। और आज ये बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसके बड़ा जो है मतलब ये इस पर बहस करना भी नदीम साहब मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा वो अजीब चीज़ है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें ताकि आपको कोई फायदा मिल सके। तो लेट्स सी। ब्रेक ले लीजिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वलीद साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। जो बाबर सत्तार वाला मामला है, आज एतजाज़ साहब तो उसके ऊपर काफ़ी उसको सपोर्ट किया बाबर सत्तार को, लेकिन सियासी तौर पर मैं देखूं तो शायद दो हमें ग्रुप्स नज़र आते हैं डिवाइडेड, जो नहीं होने चाहिए थे। जजों को ताकत देने के मामले में, और ख़ास तौर पर जो अपराइट जज है उसको सपोर्ट करने के लिए सबको आवाज़ मिलानी चाहिए। PTI शायद इन 6 जजों के साथ खड़ी है, बाकी लोग इस वक्त साथ नहीं खड़े हैं। इस डिवीज़न की क्या वजह? मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आखिर में वो जो पिछले सवाल का आखिरी हिस्सा था मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका, और उससे मज़ीद वजाहत आपको होगी कि जिस तरह से शिबली फराज साहब ने कहा ना मुज़ाकरात और इन बातों के हवाले से कि पहले एक माहौल भी क्रिएट किया जाए, कोई इन्वायरमेंट हो। और ये बातें मैं 2-3 बातें सिर्फ छोटी छोटी गिनवाऊँगा कि जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं या ख़वातीन जो हैं कि ये एक केस में बेल होती है तो वो दूसरे में 1-2 किलोमीटर दूर किसी जुर्म में उसको मुलव्वस कर दिया जाता है, वहाँ से बेल होती है तो 6 किलोमीटर दूर वो कलमा चौक में किसी जुर्म में मुलव्वस, उसके बाद वहाँ से बेल होती है तो फिर मियाँ वाली में किसी केस में ले जाया जाता है। अब ये पॉलिसी इनकी है, तो हमने इस पॉलिसी में जो है तब्दीली की बात करनी है। ये और दीगर जो पुरअमन इज्तिमात की इजाज़त नहीं मिलती, MPO का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये सारी अलामतें हैं छोटी छोटी कि ये सिस्टम जो है एक्चुअली चल किस तरह रहा है। और फिर ये मिसाल तो बहुत से लोगों ने दी है कि इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर जो मर्जी बाद में वजाहत देते रहें, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार ये उनके साथ काम करते हैं या उनके मातहत काम करते हैं। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो इसकी वजह से फिलहाल वैसे बहुत से नकवी साहब ज़्यादा बाख्तियार हैं, ये देखें कुछ काम तो करते नजर आ रहे हैं ना, आपको अपनी मर्जी से शायद कर रहे होंगे, लेकिन शहबाज साहब के ऊपर ये कहना मुश्किल है कि वो अपनी मर्जी से बाख्तियार काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो फिक्रा इस्तेमाल किया कि इनके पल्ले है ही क्या। तो इसलिए हम जो है ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बताना चाह रहा था कि किस लिए किस वजह मैं किसी और सियासी जमात के हवाले से तो कोई वजाहत नहीं दे सकता या उनके रवैये को या कंडक्ट को इस मामले में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है ज़रूर वाज़े कर सकता हूँ। हम जो है ये पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की ये डर्टी कैंपेन या ये गलीज़ किस्म की मुहिम जो है ये चलाई जा रही है। और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से अपनी तमहीद में उनको अपने ज़ाती जो ताल्लुक़ आपका उनके जज बनने से पहले का था, बतौर एक एंकर के और बतौर एक मेहमान माहिर के वो किस तरह की वो पर्सनालिटी और किस तरह के कैरेक्टर और किस तरह की इंटेग्रिटी के मालिक हैं। और ये हम इसको हुकूमत की दहलीज़ पे रखते हैं क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है और जिन अफराद पर यह मुश्तमिल है, ये इनकी जहनीत ही की अक्कासी इसी तरह है कि ये एम्पायरों को साथ मिला के खेलने वाले जो हैं शुरू से, इनको अल्लाह दोनों को गरीक़ रहमत करे, जस्टिस मलिक क़य्यूम को भी और जस्टिस रफ़ीक तारड़ को, मेरे वालिद के कॉलीग थे, लेकिन उनको इस तरह के जजेस चाहिए। ये सारे इन दोनों की हिस्ट्री में और टेलीफोन्स पे क्या बातें होती रहीं, कोयटे में क्या हुआ जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और आपस में इनकी जो थी वो खिंचाव पैदा हुआ। सर, इस मामले में आपकी भी जमात की तारीख कोई साफ़ नहीं है। आपकी जमात को भी फ़ोन कॉल नहीं आती थी, कभी धरने के दौरान में, कभी 25 मई के दौरान में। तो माजरत चाहता हूँ नहीं जी, हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए ये पहली बार अपना जो है वो जेल काटा था और उसकी वजह से ही 2008 के इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। हम जस्टिस बाबर सत्तार के साथ खड़े हैं एक इंडिविजुअल केस के तौर पे भी कि जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है और जो इनको निशाना बनाया जा रहा है, इस किस्म की बेजा तनकीद का और जो उन पे ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। और दूसरा, हम अदलिया की आज़ादी के साथ भी जो है वो खड़े हैं। और वो जिस तरह से इस वक्त अंडर अटैक है और जिसका वो बिल्ली जो थैले से बाहर आई है जब 6 जजेस ने वो बात की है, और जिससे एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से एक पूरे रियासत के एक सुतून को
और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर मातहत अदलिया, और आप देखते हैं कि ये एक 3-3 दिनों में 3-3 फैसले आ जाते हैं, 12-12, 16-16 घंटे की करके जेल के ट्रायल्स को, ये भी जो है वो ये लोग करा रहे हैं। ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए हम इनके बिल्कुल बिलाल साहब से भी हम इनके साथ खड़े हैं जी। बिलाल साहब जी, नदीम साहब, अभी खबर ये चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कल या परसों फुल कोर्ट बना के इन 6 जजों वाला मामला सुने। तो हम इसको वेलकम करेंगे, एक मिसाल दी है, वेलकम करेंगे। वेलकम डिसीजन होना चाहिए, ये वेलकम डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर ग्रीन कार्ड होना पाबंदी है, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए किसी जज के पास, जर्नैल के पास, मेरे जैसे टीवी एंकर के पास ड्यूल नेशनलिटी या ग्रीन कार्ड, तो उसके लिए लॉ बना दें। मैं तो खैर गवर्नमेंट से, नेशनल एक्सचेकर से पे नहीं मिलती, लेकिन जिनको नेशनल एक्सचेकर से पे मिलती है, आप लॉ बनाएं, उस पर पाबंदी लगा दें। अभी तो पाबंदी नहीं है जी। नदीम साहब देखिए, 3 बातें अगर आप इस इशू के ऊपर, सबसे पहले तो जी वाज़े तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि बाबर सत्तार साहब एक ऑनरेबल जज हैं हाई कोर्ट के, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की सोशल मीडिया टारगेटेड कैंपेन हो तो उसको सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, यकीनन हमें इस तरह की चीज़ को रोकना भी चाहिए, और जितनी मजम्मत करें हम कम है। जैसे काजी फायजी साहब के खिलाफ, मगर सर मैं उसी पे आना चाहता हूँ। मगर सर मैं आपको है। एक बात बताऊँ, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वलीद साहब, इस काम में गंदी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है। हमारी जमात ने भी इसको फेस किया है, काजी फायसीसा साहब और उनकी फैमिली ने इसको फेस किया है। ये बात आप सोशल मीडिया कैंपेन्स पे ट्रोलिंग की बात कर लें, उसमें भी पीटीआई ने काम किया। काजी फायजीसा साहब को बतौर सिटिंग जज विक्टिमाइज करने में, बतौर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू और उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू उनकी फैमिली को टारगेट करके, जिस तरह अन्य आगे टाउट्स बैठा के उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे, वो आपके सामने। तो देखिए, जिस तरह आपने कहा, इनका इस मामले में कोई साफ पास्ट नहीं है, और ये कोई जज ज़ेबा वाली जमात है। तीसरी बात जो आपने भी बात की फुल कोर्ट की, देखिए मैं इसके ऊपर एक बात बड़ी मुख्तसरन हुकूमती जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि जब ये 6 जजेस का ख़त गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएगी, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। हुकूमत से कहा गया, वो मीटिंग भी हुई, वज़ीर आज़म साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, और उसके सरबराह भी सजेस्ट किया। हुकूमत ने फ़ौरन मावनत करते हुए स्टेप्स उठा के वो किया। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना ही फैसला बदल के जब सुओ मोटो की तरफ गई, तो हुकूमत ने वहाँ पे भी पेश होकर यही कहा कि हम यहाँ पे भी मुकम्मल मावनत आपको फराम करेंगे। फुल कोर्ट बनता है आगे अगले दिनों में, बिल्कुल हम समझते हैं जी आगे वो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, उसके अंदर जो भी मावनत कोर्ट को उस मामले को उस सेंसिटिविटी के साथ और संजीदगी के साथ एड्रेस करने के लिए जो भी मावनत हुकूमत से ज़रूरत या दरकार होगी, वो हुकूमत फराम करेगी। शर्जील मेमन साहब, ये जजों वाली तारीख सबसे ज़्यादा शायद जिस जमात ने भुगता होगा वो पीपल्स पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा कैसे हुई, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, कभी साकिब निसार होगा, कभी बंदयाल साहब होंगे, कभी वो नासिरुल मुल्क साहब की फ़ोन कॉल का इंतज़ार होगा, कभी किसी और का होगा। इन्होंने भाई मिसालें मलिक क्यूम की दी, बदतरीन मिसालें दी जा सकती हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो हमारी अदलिया के अंदर मौजूद हैं। अब आगे कैसे चलेंगे, ये तो एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में होते हैं, कभी हुकूमतें वक्त के साथ कोई पिंगे बढ़ा रहे होते हैं, सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? नदीम साहब, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जो हकीकी तौर पर सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज भी रही है जुडिशल एक्टिविज्म का, और सबसे ज़्यादा जुडिशरी की आज़ादी की बात भी करती रही है। किसी जमात ने जान के नजराने नहीं दिए। जिस बहाली तहरीक में पीपल्स पार्टी के ही कैंपों पे बम धमाके हुए, और 12 मई को पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीजें फेस की। बट डिस्पाइट ऑफ जस्ट पीटीआई के, मैं अगर एक बात कर दूं कि आज भले पीटीआई कुछ भी कह रही हो, यही वो पीटीआई थी। वो सारी चीज रिपीट है, मैं नहीं कहना चाह रहा जो गुफ्तगू में प्रोग्राम में हो चुकी है। ये वही पीटीआई थी जिन्होंने काजी फारिसा साहब को जिस तरीके से ट्रोलिंग की, या जस्टिस वकार सत्ती साहब ने एक डिसीजन लिया था। जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके खिलाफ इनके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चीज है। मैं इनके वफाकी वजीर, बड़े बड़े पीटीआई के वफाकी वजीर, उस वक्त सिटिंग वफाकी वजीरों की जो लैंग्वेज अगर आप सुनते, और जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, मैं कहता हूँ कि दुनिया की तारीख में शायद इस तरह की ट्रोलिंग किसी पे ना की हो, यही पीटीआई थी ना, यही पीटीआई आपके शो में बैठे हुए हैं, या इनके जो लीडरान थे ये वही थे ना, और प्राइम मिनिस्टर थे ना। फवाद चौधरी साहब ने और फरोग नसीम ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनका ज़हनी तवाज़ुन ही क्वेश्चन कर दिया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अब दुनिया में नहीं है तो जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जज थे। ये वही पीटीआई है, ये वही लोग हैं जो कि मुश्किल वक्त में जो है इन्होंने उस वक्त लोगों को क्या किया, और आज जब सिर्फ अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम किसी की शायद थोड़ी बहुत
वो कर लें, सपोर्ट कर लें, शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। दिस इज देयर मेंटलिटी। लेकिन जो जुडिशरी में पीपुल्स पार्टी ज्यादा किसने भुगता होगा? आपने खुद जिक्र कर लिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए जस्टिस क्यूम ने जिस फैसले का जिक्र होता है कि नून लीग की शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी ना, शहबाज शरीफ साहब देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे कैसे कैसे काम करते रहे, वो कह रहे थे कि 7-7 साल सजा दो मोहतरमा को भी और जरदारी साहब को भी, वो SGS कुटकना केस के अंदर 7 से कम नहीं सजा देनी, मियाँ साहब ने कहा। तो ये तो पाकिस्तान में अल्लाह ही हाफिज़ है, जजों का भी बाज़ मामलात में तो बिल्कुल ही फारिग है। साहब आपने इस पूरी मिसाल में कभी पीपुल्स पार्टी का नाम नहीं ले सकते कि पीपुल्स पार्टी किसी जज को कहा किसी को सजा दो, या जिस जुडिशरी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2 हुकूमतें डिसॉल्व की गई, मोहतरमा को कभी इंसाफ नहीं मिला। कभी पीपुल्स पार्टी ने जुडिशरी के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई, अदालतों में हमले नहीं किए, जुडिशरी के जजेस के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की जो ये PTI कर रही है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा देखें, बात सुने, अच्छी बात है कि आज अगर कुछ हमारी अनफॉर्चुनेटली जो 6 जजेस का जो मामला है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी नजर में। मैं इन सबका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे बाबा सत्तार साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वेरी थोरो जेंटलमैन, सब जजेस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये अभी जो खत लिखने की बात आई, ये सारी अब क्यों आई है जब इमरान खान जेल में, जिसको सिर्फ 6 महीने नहीं हुए? ये तब बातें क्यों नहीं हुई नदीम साहब जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, जब मोहतरमा की हुकूमतें डिसॉल्व की गई, तब इस तरह किसी ने क्यों नहीं खतो खिताबें लिखे? जब मोहतरमा आसिम जरदारी साहब को 14 साल बगैर किसी सबूत के अंडर ट्रायल प्रिजनर करके 14 साल आपने रखा, तब इस तरह के खतूत क्यों नहीं लिखे गए? या पूरी पीपुल्स पार्टी ने भुगता है, इस पूरे मुल्क ने भुगता है, जो इस मुल्क में जो हुआ है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म भी हुआ है। इफ्तिखार चौधरी के जो कारनामे थे किससे छुपे हुए हैं, और साकिब निसार के कारनामे किससे छुपे हैं, जैसे बंजाल के कारनामे किससे छुपे हुए हैं? उस वक्त खत क्यों नहीं लिखे जाते थे? क्या उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था? कोई आइडियल माहौल था जुडिशरी का? क्या बहुत इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी? उस पर कोई एक खत तो लिखते नहीं, 6 या कोई 8 या 4 के 2 एक जज लिख लेते कि जी क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस तरीके से इस मुल्क में जिला को जो है एक जज ने लिखा था ना जी, आज इमरान खान को हीरो बनाने वो शौकत सदीकी साहब ने लिखा था ना जी, शौकत सदीकी साहब को रोड़ा मिल गया था। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब आपसे शुरू करते हैं, लास्ट सेगमेंट है, कोई तजवीज़ भी आनी चाहिए ना, जजों के साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो अभी हो रहा है, अभी मंजर आम पर ख़त की शक्ल में आया, नहीं तो हमारी तारीख है पूरी की पूरी, भुट्टो दौर, नज़रिया ज़रूरत, जस्टिस मुनीर, हर फैसले में आप उठाएंगे इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर, वहाँ आपको इस्टेब्लिशमेंट का नेक्सस नज़र आएगा। आपको अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। ये देखिए नदीम साहब, मैंने जैसे कि पहले कहा ना जी ब्रेक से पहले, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ प्रायोरिटी फॉर PMLN, हमारे लिए हमेशा रही है। और आपने देखा है कि हुकूमत होते हुए भी जब ये बात आई, जब ये 6 जजेस का ख़त आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किया, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दरख्वास्त की, ये तो आपने जेस्चर दिया ना कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्लियामान को इस्तेमाल करें, वो लॉज कवानीन बनाएं। आपको सुप्रीम कोर्ट की जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा था कि फैजाबाद धरने की जो जजमेंट के अंदर वो है उसको इन्फोर्स नहीं। और आपने देखा कि उस प्रेस रिलीज में भी सुप्रीम कोर्ट के उस हवाले से एक बात मेंशन्ड है, और हमारी हुकूमत ने भी उसको कंफर्म किया कि वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब एक दफ़ा रेलिवेंट कमेटीज़ तश्कील दे दी जाएंगी पार्लियामान में, तो उसके ऊपर भी काम करने के लिए सीरियसली उन्हें कमिट किया है। देखिए दूसरी बात यह है कि अभी वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने अपने ही इदारे से 6 जजेस ने उन्होंने उनकी तरफ रुजू किया, उनके इदारे ने अब सो मोटो लिया है। हुकूमत वहाँ पे अटॉर्नी जनरल की सूरत में मावनत के लिए मौजूद है, और हमने कहा कि जैसे पहले उन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन बनाए, 1-2 दिन में बन गया और उन्हीं की तजावीज़ करदा नामों पे बना। आज कोर्ट के अंदर अब प्रोसीडिंग्स जिस तरह आगे चलेंगी, हुकूमत उसमें मावनत भी फराम करेगी, और आगे जो भी रोल हुकूमत ने इसमें अदा करना है कि संजीदगी से सेंसिटिव मामले को डील किया जाए, वो हम करेंगे। मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें कहना चाहूँगा कि आज PTI के हवाले से सवाल इस बारे में कि जब ये इस इशू को पकड़ के इस पे टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या जिस सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी से इस इशू को डील करना चाहिए उसके बजाय इसको इस्तेमाल करके उधम मचाना चाहते हैं, तो उनको मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि उस 6 जजेस के ख़त के अंदर 2 केसेस का हवाला दिया गया है, एक काजी फायजीसा साहब के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का और एक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले का। इन दोनों मामलों पे PTI का आप रवैया देख लीजिए। जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे हैं, वो भी दिए, मगर मैं कह रहा हूँ ये 2 भी वलीद साहब से पूछना है, लास्ट मिनट है जी। वलीद साहब आप बताइए, आगे बढ़ाने के लिए इस मामले को पार्लियामान क्या किरदार अदा कर सकती है? मैं इससे पहले ये वाजे कर दूं कि वो जो टेलीफोन कॉल्स थी ना जस्टिस मलिक क़य्यूम को, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी थे, खालिद अनवर साहब उस वक्त के लॉ मिनिस्टर, और सैफुर रहमान साहब सेनेटर, और वो सैफुर रहमान साहब जिनको एहतसाबुर रहमान भी कहा जाता था प्यार से उन दिनों में,
फिर बाद में जब जनरल मुशर्रफ के दौर में वो जेल में गए और रोने लग पड़े तो जरदारी साहब ने उनको खिलौने भेजे। ये भी शायद आपके नॉलेज में आई होगी बात। तजवीज़ दे दें जल्दी से, वो पुरानी हिस्ट्री की बात है। जी तजवीज़ ये अगर फुल कोर्ट इस पर बैठ जाता है और इस पे इंस्टीट्यूशनली एक डिसाइसिव, एक फैसला कुन इक़दाम लेती है अदलिया, तो वो काबिल तहसीन बात होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी हमारे एक आइन का पूरा एक सतून है और एक कुली हिस्सा है, एक बेसिक उसका फ़ीचर है, सेलिएंट फ़ीचर, बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसमें उन लोगों का भी एहतसाब होना होगा जिन्होंने इसमें मुदाखलत की इस आज़ादी के अंदर और आइन को पामाल किया, क्योंकि आइन को गैर आइनी तरीके से पामाल करना जो है वो जुर्म है। और उस एहतसाब के बगैर जो है ये बाकी तो बस ज़बानी जमा खर्ची होगा। तो तजवीज़ यही है कि एक सख्त और एक डिसाइसिव और फैसला कुन तरीके से इसको जो है एड्रेस किया जाए। वलीद इकबाल साहब, बिलाल शर्जील मेमन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।